मैं एजाज अहमद रफ़ीक अहमद, असिस्टेंट टीचर, जमहूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस साल मार्च 2022 में वो तलबा जो SSC एग्ज़ाम में शरीक है, तमाम ही तलबा व तालिबात को मेरी जानिब से और रिसाइट टुडे यूट्यूब चैनल की जानिब से नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला तमाम ही तलबा तालिबात को बेहतरीन कामयाबी से नवाजें। मैं आज आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स, इसके पेपर टाइप और कुछ बुनियादी बातें बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप तमाम तलबा तालिबात को इससे फ़ायदा हासिल हो। सबसे पहले आपका पेपर, जब आपको आधा घंटा पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू कीजिए। उसको पढ़ना है। सबसे पहले हिदायत को पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर पर शुरू में आपको तकरीबन 5 मैथ पास में 5 हिदायत मिलेगी कि पहली ये कि तमाम सवालात लाजमी हैं, तमाम सवालात को हल करना है। दूसरे ये कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ममनू है। तीसरे, सवालों के बाईं जानिब के आदात सवालों के कुल नंबरात को, कुल मार्क्स को ज़ाहिर करते हैं। चौथा ये कि कसीर मुतबादिल जवाबी जो सवालात हैं, MCQs जिसको हम कहते हैं, को जांचते वक्त पहले ही जवाब को कबूल किया जाएगा। मतलब आपको पहले अटेम्प्ट में ही सही जवाब लिखना है। अगर आप उसको काट कर दोबारा लिखते हो तो ऐसे जवाबात को कबूल नहीं किया जाएगा। कसीर मुतबादिल जवाबी सवालात के जवाब लिखते वक्त ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने सही मुतबादिल जवाब का सिर्फ ABCD लिखिए। आमतौर पर तलबा जो है सारे जुमले को, पूरा सवाल या पूरे जवाब को ही लिखने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ A, B, C या D इस तरह लिखना है नंबरदार कर। इतनी सारी हिदायत के बाद आइए, पेपर टाइप बहुत ईजी है मैथमेटिक्स की। फर्स्ट और सेकंड दोनों की पेपर टाइप सेम है। मैथ्स के पेपर में कुल 5 सवालात मिलेंगे आपको। सवाल नंबर A मेन सवालात, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 1 का A जो होगा वो MCQ कसीर मुतबादिल जवाबात वाले सवालात होंगे। 4 दिया रहेगा, आपको चारों करना है 4 मार्क्स के लिए। B में आसान 1 मार्क्स के सवालात दिए जाएंगे। 4 दिए जाएंगे, 4 ही पूरे करना है, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं रहेगा। तमाम सवालात आपको करने हैं, वो भी 4 मार्क्स होंगे। फिर सवाल नंबर 2 में आप देखो, उसका A और B। तो A में अमली सरगर्मी पर मुनहसिर 3 सवालात दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 करना है। 2 मार्क्स के 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के लिए। B में 5 सवाल ज़िमनी सवालात दिए जाएंगे, 4 हल करना है। 2 मार्क्स के हल करने वाले सवालात होंगे 8 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 3 का A, ये भी अमली सरगर्मी पर मुनहसिर होगा, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी सरगर्मी होगी। यहाँ पर 2 दी जाएगी, उसमें से 1 करना है, 3 मार्क्स के लिए होगी। याद रहे, अमली सरगर्मी के जो सवालात होंगे, आपको पूरा जवाब जैसा दिया है अमली सरगर्मी में उसको पूरा लिखना है, और जहाँ जहाँ खाली चौकोन दिए हुए उसको आपको फिलअप करना है। पूरा कंप्लीट जवाब देने पर, लिखने पर ही मार्क्स मिलते हैं। सवाल नंबर 3 का जो B होगा, उसमें 4 ज़िमनी सवाल दिए जाएंगे, उसमें सिर्फ 2 करना है। 3 मार्क्स के 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 4, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस इसमें आमतौर पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से 2 सवाल हल करने हैं, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स के 2 सवाल। और सवाल नंबर 5, यहाँ पर तख्लीकी सलाहियत पर मबनी सवाल पूछे जाते हैं। 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 आपको हल करना है 3 मार्क्स के लिए। इस तरह ये कुल 40 मार्क्स के सवाल आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले, आप हिदायत पढ़ने के बाद आप सवाल नंबर 1 तो कंपलसरी आपको पूरा करना है, A भी और B भी। लेकिन सवाल नंबर 2 से आपको जायद सवाल दिए हैं। आप पेंसिल लेकर के जायद सवाल, कौन सा सवाल आपको इजी है
उस पर आप निशान लगा लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देने के बाद कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्फे के बाद आपको जवाब लिखने की इजाज़त होगी। थोड़ा पहले ही क्वेश्चन पेपर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन पेपर का मुताला कर लें। तो आप पेंसिल से निशानात लगा लें। आप बहुत सारे ऐसे तलबा होते हैं जो ज़हीन तलबा ख़ास तौर से, वो तमाम सवाल करने के अहल होते हैं शुरू में, सवाल नंबर 1, 2, 3 उनके लिए बहुत ईजी होते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि तमाम सवाल हम कंटिन्यू हल करते चलें। ऐसा ना कीजिए, आप जगह छोड़ दीजिए या आप जितना का पूछा गया उतना ही कीजिए। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 2 का ए, 3 सरगर्मी में से 2 करनी है तो आप 2 कीजिए, तीसरे की जगह छोड़िए, नहीं छोड़े तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, 2 ही कीजिए। क्यों कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम फैक्टर होता है क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। आप इस तरह अगर वक्त ज़ाय कर दिए और आगे चलकर बड़े सवालात में आपको आ रहा है, आप हल करने के अहल हैं, लेकिन वक्त कम पड़ गया तो वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है मार्क्स का। इसलिए आप जितना ज़रूरी कंपलसरी जो क्वेश्चन है तो करना है तो ही कीजिए। जो इजी है, अक्लमंदी ये है कि कम वक्त में आपको बड़े सवालात याद है, आप बड़े सवालात को छोड़कर जो कम वक्त में मार्क्स कवर करने वाले सवालात उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, उनको प्रीफर कीजिए। तो ऐसे 2 सवाल यहाँ 5 में से आप 4 पर निशान लगा लीजिए। फिर सवाल नंबर 3 के ए में 2 में से एक कौन सा इजी वो कीजिए। सवाल नंबर 3 का बी, यहाँ पर 4 दिए हुए, 4 में से 2 ही करना है तो आप 2 पर निशान लगा लीजिए। और फिर आप कोशिश हमको ये करनी है कि फ़िलहाल तो आपको 2.25 घंटे का पेपर होगा, तो 2.25 घंटे में से आपके ये 3 सवाल जो हैं 1.25 घंटे में हो जाए, क्योंकि बाद के सवाल चैलेंजिंग होंगे, कुछ वक्त ज़्यादा लगते हैं। शुरू में तो 1 लाइन लिखने को भी 1 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बाद में आप 2-2 पेज भर दो तो 4 मार्क्स उसको बांटते हैं। तो आपको बाद के लिए वक्त बचाना है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, प्लानिंग कीजिए और आखिर तक के अल्लाह करे आपको पूरे 5 सवालात कंप्लीट हो जाए, ऐसी मेरी दुआ है। नए ये तो बिल्कुल कॉमन हिदायत है कि आप नए पेज पर नया सवाल नए सफ़े से शुरू कीजिए, सवाल नंबर 1। उसके बाद जब सवाल नंबर 2 शुरू करें तो नए पेज से शुरू कीजिए, हाशिया वगैरह बना करके। आप वाकिफ़ हो चुके हैं बोर्ड का आंसर बुक किस तरह होता है, हाशिया बना करके सिस्टमेटिक पेपर लिखिए। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एक चैप्टर वाइज सिलेबस थोड़ा सा समझा दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे रुक सकूँगा। अजीज़ तलबा ताला, मैथ फर्स्ट में आपको हमारे पास कुल 6 सबक है किताब में, लेकिन आपको पेपर में इन 4 असबाब से सवाल पूछे जाएंगे। 2 सबक को हज़फ कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया है। पहला सबक हमारा 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावतें, लीनियर पेयर्स इन 2 वेरिएबल्स। दूसरा सबक मुरब्बई मसावतें, कुछ इसका टॉपिक कम किया गया है, इसमें से भी कुछ कम है, इसमें से भी कुछ कम है। तीसरा और चौथा जो 5वां सबक है पूरा पूछा जाएगा। तीसरा सबक हिसाबी तसव्वुर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 5वां जो हमारा सबक है एहतमाल, प्रोबेबिलिटी। ये तो सबक खास तौर से एहतमाल बहुत ईजी है, हमको इन दोनों सबक से नंबरात न कटे ऐसी कोशिश करना है। ये थोड़े से बड़े सबक हैं, लेकिन हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बेसिक जो पढ़े हम उस पर से ही ये सवालात आगे बढ़ते बढ़ते पूछे गए। इंशाल्लाह वो भी मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत इजी जाएगा इंशाल्लाह अगर हम सही तरीके से पढ़ाएंगे। सही अजीज़ तलबा ताला, पहला सबक 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत है। आप जानते हैं 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत इस तरह 5x जमा 2y बराबर 7, हम इस तरह मसालों से वाकिफ़ हैं। मुतग़य्यर की क़ुव्वत 1 होती है, ये 1 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत। जब हम बैक वक्त 2 मुतग़य्यर वाली 2 खत्ती मसावतों पर गौर करते हैं तो हम उनको हमज़ान मसावतें कहते हैं। और इन हमज़ान मसावतों को हल करने के कई तरीके हम सीख चुके हैं। उसमें पहला तरीका तरसीमी तरीका, तरसीमी तरीके से हल करने के लिए पेपर में सवालात भी आते हैं। उसके बाद दूसरा अलजेब्री तरीका,
अलजेब्री तरीके में ज़रीब यकसा करके मुतग़य्यर के इखराज का तरीका है, इस्तिब्दाल का तरीका है, और एक है मुरब्बा कालिब तरीका। तो मुरब्बा कालिब है क्या? आम तौर पर मुरब्बा कालिब के तरीके पर सवाल पेपर में मौजूद होता है। आपको इंशाअल्लाह पेपर में कम से कम 3 मार्क्स का सवाल मुरब्बा कालिब के ऊपर मिलेगा। तो मुरब्बा कालिब 10वीं जमात में 2 दर्जी मुरब्बा कालिब से वाकिफ़ कराए गए। आप आला तालीम में जाओगे और दर्जा बढ़ेगा उसका। फिलहाल अगर 4 आदाद इस तरह सीक्वेंस में हो, ABCD, 2 आड़ी कतारें, 2 घुमूदी कतारें, उसको 2 लाइन के दरमियान लिख करके इसको मुरब्बा 2 दर्जी मुरब्बा कालिब कहते हैं। इसको हल करने का ये तरीका है कि A ज़रब D माइनस B ज़रब C, ये फार्मूला हम जहन में रखें और पेपर में आप देखोगे कि 1 मार्क्स के लिए कभी और कभी थोड़ा सा उसको पेचीदा करके 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछते हैं कि दर्ज दैल मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम की। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया 5 7 2 3, तो उसको हल करके मैंने बताया कि 5 ज़रब 3 माइनस 7 ज़रब 2, तो 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1। इस मुरब्बा कालिब की कीमत 1 है। इसको 1 मार्क्स का अगर ये सवाल है पेपर में पूछा गया तो आपको बोर्ड पर जब चेक करते हैं एग्जामिनर और मॉडरेटर, आपको नंबरात इस तरह देंगे, इसको लिखने के लिए आधे नंबरात और जवाब लाने के लिए आधे नंबरात, इस तरह मिलाकर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो मुरब्बा कालिब बहुत सिंपल है। आप अगर मुरब्बा कालिब सीख लिए तो मुरब्बा कालिब तरीका, इस तरीके से किस तरह हमज़ाद मसावत हल की जाती है, तो पहले मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ। क्रैमर नाम के जो रियादीदार गुजरे हैं उन्होंने मुरब्बा कालिब का इस्तेमाल करके हमज़ाद मसावतों को हल किया है। तो मैं आपको पहले मुरब्बा कालिब तरीका या क्रैमर का उसूल क्या है वो सिखाता हूँ, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल इंशाअल्लाह देंगे। अजीज़ तलबा, अभी जैसा कि मैंने बताया तो मुरब्बा कालिब तरीका क्रैमर का उसूल, क्रैमर एक रियादीदार गुजरे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए दोनों नाम आता है पेपर में। कभी बोलता है मुरब्बा कालिब तरीके से हल कीजिए, कभी कहता है क्रैमर के उसूल से। तो हम अगर दी गई हमज़ाद मसावत इस तरह हो, A1x + B1y बराबर C1 और A2x + B2y बराबर C2, ये 2 मसावतें हमको दी गई, तब क्रैमर के मुताबिक, क्रैमर के उसूल की बिना पर x मुतग़य्यर x की कीमत dx/d और मुतग़य्यर y की कीमत dy/d होती है, जबकि ये d, dx और dy क्या है, ये मुरब्बा कालिब है। असल में मुरब्बा कालिब को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसलिए उसका मुखफ़्फ़फ़ डी लिया। तो d, dx, dy, तो d में क्या है कि आपको C1 C2 हटाकर पहला कॉलम देखो, अगर हम कॉलम नंबर यहाँ पर दे दूँ, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, तो आप देखो पहला दूसरा कॉलम A1 A2 x के ज़रीब और y के ज़रीब B1 B2, ये D में आएंगे, A1 A2 B1 B2, यानी इसका मतलब यहाँ पर कॉलम नंबर 1 और 2 लिया है ना। dx में क्योंकि हम यहाँ मुतग़य्यर x ले रहे, तो x में जो ज़रीब उसको हटा करके मुस्तकिल आदाद C1 C2 लिया। तो हम अगर देखें कॉलम नंबर अगर दें तो एक टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कॉलम नंबर 3 यहाँ आ गया और ये दूसरा है, और dy में हम जो मुरब्बा कालिब लेंगे वो, क्योंकि y मुतग़य्यर यहाँ पर ले रहा है, तो पहला कॉलम वैसे लिया A1 A2 और B1 B2 की जगह तीसरा कॉलम C1 C2 लिया। एक कॉलम नंबर दें हम, ये हो जाएगा पहला और ये तीसरा। तो याद रखने के लिए एक आसान सा एक तरीका आमतौर पर बच्चों को बताता हूँ, वो ये कि हम मुरब्बा कालिब तरीके में हल करते वक्त मसावत को तरतीब इस तरह हो कि दोनों मुतग़य्यर लेफ्ट साइड हो और मुस्तकिल आदाद राइट साइड हो, उनको हम नंबर दे इस तरह ला करके, और उसके बाद पहले हम d मालूम करते हैं, फिर dx मालूम करेंगे, dy मालूम। अगर मुतग़य्यर x और y की जगह m और n हो तो dm और dn हो जाएगा। तो हम पहले d, फिर dx dy मालूम करें। तो इसको याद रखने के A1 A2 B1 B2 इसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो एक तरीका इंशाल्लाह आपको आसान पड़ेगा कि कॉलम नंबर ध्यान में रख लें। ये पहला दूसरा मिलाकर 12 हो गया, ये तीसरा दूसरा मिलाकर 32 एक अदद बन गया, और पहला तीसरा मिलाकर एक अदद बन गया 13। तो d, dx, dy ये तरतीब 12 32 13।
डी टी एक्स डी वाई 12, 32, 13। अगर हम ये तरतीब ध्यान में रखें तो इंशाल्लाह हमको कोई भी मुरब्बा कालिब तरीके से अगर हमजान मसावत हल करनी हो तो बहुत सिंपली हम डी डी एक्स डी वाई निकाल करके फिर क्रैमर के उसूल की बुनियाद पर एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी और वाई बराबर डी वाई अपॉन डी में ये कीमतें रख कर एक्स और वाई की कीमत मालूम कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं मुरब्बा कालिब तरीके से। सवाल इस तरह के दर्ज झैल हमजान मसावतों को मुरब्बा कालिब तरीके से हल कीजिए। आपको ये दो हमजान मसावतें दी गई। सबसे पहले हम ये देखें कि वो दोनों मसावतें जो तरतीब में हमको चाहिए है कि नहीं। दोनों मुतगैर लेफ्ट साइड है यहाँ पर, उसको हम नंबर दे दें 1 और 2। फिर मैंने जो आपको बताया डी टी एक्स डी वाई तरतीब याद रखने का 12, 32, 13। तो 12 मतलब पहला दूसरा कॉलम। तो पहले कॉलम में देखिए 2, 5, 2, 5 भी हमने। दूसरे कॉलम में यहाँ -3 है, -3 और +3। उसको हल कर लिया हमने। मुरब्बा कालिब की कीमत निकाले तो 2 × 3 ज़ाब्ते का माइनस है, फिर -3 × 5 हमने उसको हल किया तो हमारा जवाब 21 आया। इसी तरह डी एक्स 32 तीसरा और फिर दूसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम देखिए 12 और 9 है और दूसरा कॉलम -3 +3 है। इसको हमने हल किया तो हमको इसकी कीमत 63 मिली। अभी मैं बता चुका हूँ किस तरह हल करना है। डी वाई में क्या हमने लिया 13, पहला तीसरा कॉलम, पहला कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये 2, 5, 12, 9। उसको हमने जब उसकी कीमत निकाले हल किए तो आपको 2 × 9 -12 × 5 हल करने पर -42 मिला। अब क्रैमर का उसूल क्या है, डी टी एक्स डी वाई पता करने के बाद हम x बराबर टी एक्स अपॉन डी, डी एक्स को डी से तकसीम करो आपको x की कीमत मिलेगी, डी वाई को डी से तकसीम करो y की कीमत मिलेगी। हमने कीमतें रख कर जब हल किया तो 63/21 हम इसको अगर 12 पढ़ लें 21 का तो 3 x बराबर 3 और डी वाई अपॉन डी इसको हल करते हैं तो -2 हमारा जवाब आता है। इस तरह ये बहुत ही आसान तरीका है। आमतौर पर बोर्ड के पेपर में मुरब्बा कालिब तरीके पर हमजान मसावत हल करने को पूछेगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो डी टी एक्स डी वाई ये तीनों में भी 2 कीमतें देकर, 2 या तीनों की कीमत देकर x बराबर कितना y बराबर कितना डायरेक्ट पूछता है। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, अलग अलग तरीकों से सवाल बनाकर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि मुरब्बा कालिब तरीका क्रैमर का उसूल जो है आप समझ गए होंगे और इंशाल्लाह इस टॉपिक पर जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उम्मीद है मुझको कि आप उसको हल करके पूरे नंबर हासिल करोगे। अजीज सबक दूसरा सबक मुरब्बी मसावत है। इस सबक की कुछ बुनियादी बातें आपको जो सीख चुके हैं उसमें सबसे पहले जो आमतौर पर पेपर में पूछे जाने वाली बातें, मुरब्बी मसावत पहचानना। 1 मार्क्स के लिए सवाल देता है कि भाई दी गई मसावत है मुरब्बी मसावत है या नहीं, उसको चेक करना। MCQs में भी सवाल पूछ रहा है। मेयारी सूरत, मुरब्बी मसावत की मेयारी सूरत ax² + bx + c बराबर 0 दी गई मसावत को मेयारी सूरत में लिखिए और a b c की कीमत मालूम कीजिए। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। तीसरा, मुरब्बी मसावतों को हल करना, उसको हल करने के 3 तरीके हैं लेकिन पेपर में अभी 2 ही तरीका पूछा जाएगा। अज्जा ज़रबी का तरीका पूछा जाएगा या ज़ाब्ते का इस्तेमाल ज़ाब्ते का तरीका। ज़ाब्ता ये है कि अगर आपकी मसावत मुरब्बी मसावत ax² + bx + c बराबर 0 हो तो मुतगैर x की कीमत इस ज़ाब्ते से हम निकाल सकते हैं -b + √b² - 4ac/2a। उसके बाद इस जदर के अंदर b² - 4ac जो है उसको मुमय्यज़ कहा जाता है, उसको डेल्टा से जाहिर करते हैं मुमय्यज़ को। इसकी जो भी कीमत आएगी इस कीमत से हम जदरों की नौइयत बता सकते हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है, ये अदद 0 से बड़ा आया तो इस मसावत के जदर जो भी मसावत दी गई उसके जदर हकीकी और गैर मसावी होंगे। अगर ये कीमत बराबर 0 आ जाए, b² - 4ac कीमत बराबर 0 आ जाए तो दी गई मसावत के जदर हकीकी और मसावी होंगे। और अगर 0 से छोटी यानी मनफी अदद आवे तब उस मसावत के गैर जदर जो है गैर हकीकी हालात है। उसके बाद मुरब्बी मसावत की तशकील, अगर आपको जदर दिए जाए, मुरब्बी मसावत के 2 जदर अल्फ़ा और बीटा दिए जाए तब आप
مربعی مساوات کی تشکیل کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ اگر آپ کو دو جذر الفا اور بیٹا مطلب جواب سے سوال پر آنا تو الفا اور بیٹا اگر دو جذر اس طرح فرض کر لیں تو مساوات ایکس متغیر میں اس طرح بنے گی مائنس الفا پلس بیٹا ایکس پلس الفا ضرب بیٹا برابر 0۔ ہم الفا اور بیٹا جو جذر دیے گئے ان کا مجموعہ اور ان کا حاصل ضرب پتہ کر کے اس فارمیٹ میں رکھ دیں تو مطلوبہ مساوات جو چاہیے وہ آ جاتی ہے۔ اس طرح کا بھی کچھ سوال پوچھا جاتا ہے اور پھر عبارتی سوالات آپ کو مشق میں دیے گئے، اس کی آپ مشق کر لیں انشاءاللہ۔ آپ عزیز طلباء طالبات، تیسرا سبق، آپ کا جو تیسرا سبق جس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں حسابی تصاوت، اس سبق سے پورا سبق رہے گا، اس میں تو کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہے۔ یہ پورا سبق اگر آپ دیکھیں تو اس سبق میں آپ کو جو سکھایا گیا ہے آپ کو تواتر، پھر حسابی تصاوت کے پہلا رکن دوسرا رکن، پہلے کچھ ارکان معلوم کیجیے۔ تو حسابی تصاوت جو حسابی تصاوت ہوتا ہے اس کے پہلے رکن کو اے سے ظاہر کرتے ہیں، اس میں مشترک فرق کو دو متواتر ارکان کا جو فرق ہوتا ہے وہ اس کو ڈی سے، جو مستقل ہوتا ہے اس کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اینواں رکن اس کو ٹی این سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا سبق آپ کا یہی دو ضابطے کے اوپر ہے، ایک ٹی این کا ضابطہ، اینواں رکن معلوم کرنے کا ضابطہ ہے یہ ٹی این برابر اے پلس این مائنس 1 ڈی، این جس نمبر کا رکن وہ اگر ٹی این اینواں جو رکن وہ اے پہلا رکن اور ڈی جو ہے مشترک فرق۔ اگر ہم دیکھیں تو اس ضابطے میں چار باتیں ہیں، ایک تو پہلا رکن، دوسرا مشترک فرق، اینواں رکن اور یہ این جو بھی نمبر ہو، ان چاروں ویریبل دیکھیں ہم تو ان چاروں میں سے تین معلومات دے کر عام طور پر ایک پوچھتا ہے، کبھی آپ کو اے ڈی ٹی این دے کر این پوچھے گا، کبھی اے ڈی اور این دے کر ٹی این پوچھے گا، یا یہ تینوں دے کر اے پوچھ لیں۔ اس طرح آپ مشقی سوالات جب حل کریں گے، پہلی بات تواتر حسابی تصاوت ہے کہ نہیں وہ پہچاننے کے لیے آپ دیکھیں گے دو متواتر ارکان کا فرق اگر مشترک ہے تو وہ تواتر جو ہے حسابی تصاوت ہے۔ حسابی تصاوت دے کر کے آپ کو اس ضابطے کی بنیاد پر آپ دیکھو کہ مشقی سوالات میں جتنے بھی سوالات ہیں تقریباً سبھی حل کرنے والے سوالات میں ٹی این کا استعمال، ٹی این کے ضابطے کا استعمال ہوا ہے۔ تو آپ اس ضابطے کو اچھی طرح یاد کریں، جب بھی آپ کو اس طرح سوالات پوچھے جائیں اس میں ٹی این کے ضابطے کا استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو ضابطہ لکھنے کے آدھے نمبرات ملیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی مشکل سوال خدا نخواستہ آپ سے اس سبق سے پوچھے تو آپ ضابطہ لکھ دینا نمبر ڈال کر، آپ کو آدھے نمبر تو مل جائیں گے اس طرح۔ اس کے بعد دوسرا ضابطہ جو ہے حسابی تصاوت کے اوپر ایس این کا ہے، پہلے این ارکان کی جمع، یہ ہم نے اینواں رکن معلوم کرنے کا ضابطہ دیکھا۔ اب اگر آپ کو کوئی حسابی تصاوت معلوم دیا ہے 2 4 6 8، اس طرح یہ حسابی تصاوت آپ ہم سے پوچھ لیں کہ اس حسابی تصاوت کے پہلے 100 ارکان کی جمع کتنی، تو ہم کو اس کی جمع نہ کرتے بیٹھنا ہے، بلکہ اس ضابطے کی بنیاد پر ہم چند اسٹیپ میں اس کی جمع بتا سکتے ہیں۔ ضابطہ اس طرح ہے کہ ایس این، پہلے این ارکان کی جمع کو ایس این سے ظاہر کرتے ہیں، این اپون 2 ضرب 2a پلس این مائنس 1 ڈی، اس میں بھی آپ دیکھو این ہے، ایس این ہے، اے اور ڈی ہے، چار ارکان ہیں۔ آپ اس کو سسٹمیٹک جو سوالات آپ کو حل کرائے گئے ہیں اس کا مطالعہ کیجئے، لکھ کر حل کیجئے، انشاءاللہ آپ ان دونوں ضابطوں پر منحصر سوالات کو حل کر کے اس سبق سے تقریباً پورے ماس کور کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں بتا دوں کہ آپ کو 6 سبق کی جو مارکنگ اسکیم 21 آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ 2 سبق کم ہو گئے تو اس کے نمبرات ان اسباق میں ضم کر دیے گئے، پہلے دوسرے تیسرے اور پانچویں میں۔ تو پہلے جو دیا گیا تھا کتنے نمبرات، اس میں کچھ زائد سوالات پوچھے جائیں گے، آپ محنت کر کے اچھے نمبرات کور کریں گے، مجھ کو ایسی امید ہے۔ 6 سبق احتمال پروبیبلٹی، یہ بہت ایزی سبق ہے، سب سے آسان سبق تو میں سمجھتا ہوں میتھ پاس کا یہی ہے، گیم تھیوری ہے، بلکہ احتمال غیر یقینیت کی پیمائش کو ہم کہیں گے۔
اس کے اندر چند، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ سبق سیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ نئی اصطلاحات سے آپ کو ساکھا پڑے گا، جیسے بے ترتیب تجربہ، ایسے تجربات جس کے نتائج تو ہم کو پہلے سے پتہ ہوں لیکن ہم یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ کون سا نتیجہ سامنے ہے. جیسے مثال کے طور پر سکہ اچھالنا، ہم ایک سکہ اچھالے، ہیڈ آئے گا کہ ٹیل آئے گا ہم نہیں پتہ ہے کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل ہی آئے گا، لیکن کون سا آئے گا ٹاس جو کرتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے. یا پاسا پھینکنا، جو ہم ڈائی کھیلتے ہیں پاسا پھینکتے ہیں تو اس کے اندر اس کے 6 پہلو ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 نمبرات. ہم کو پتہ ہے کوئی انہی میں سے کوئی ایک نمبر اوپر آئے گا اوپری پہلو پر، لیکن کون سا آئے گا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. ایسے تجربات کو ہم بے ترتیب تجربات کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہم کو سوالات کو حل کرنے میں سب سے اہم چیز جو لگے گی نمونہ وسعت. نمونہ وسعت کیا کہ بے ترتیب تجربے کے تمام ممکنہ نتائج کو ہم سیٹ میں لکھ دیتے ہیں اور اس کی تعداد کو ہم لکھ کر کے آگے مثالوں کو حل کرنے کی استعمال کریں گے. اور جیسے مین عام طور پر سکہ اچھالنا، پاسا پھینکنا، یہ 2 چیز کامنلی احتمال کے سبب میں اس کے اوپر سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو سکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک سکہ اچھال سکتے ہیں، بیک وقت 2 سکے اچھال سکتے ہیں، بیک وقت 3 سکے اچھال سکتے ہیں، اور یہ تینوں کے اوپر سوالات پیپر میں آتے ہیں. تو ہم نمونہ وسعت پہلے لکھنے کی تھوڑی سی مشق کر لیں کہ اگر ایک سکہ اچھالا جائے تو ہم کو پتہ ہے کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا، تو ہم اس کو نمونہ وسعت سیمپل اسپیس کا ایس لیتے ہیں، اس کو سیٹ کے اندر ایچ یا ٹی لکھ دیں تو یہ تمام ممکنہ نتائج کی جو تعداد ہے سیمپل اسپیس کو این آف ایس برابر 2. اگر بیک وقت 2 سکے اچھالے جائیں تو میں عام طور پر یہ خاکہ آپ کے سامنے جو بنایا ہوں وہ دیکھیے کہ اگر ایک سکہ اچھالا جائے تو ایچ آئے گا یا ٹی آئے گا. اگر ہم 2 سکہ لیں یہ بھی میں اس کو آپ مت دیکھیے، دیکھو ایچ 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 ٹی ایچ 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 ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی ایچ 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 ٹی ٹی ایچ اور ٹی ٹی، یہ تمام ممکنہ نتائج ہوں گے. اور اگر 3 سکے ہوں، 3 سکے اچھالے جائیں تو اب یہ اگر خاکہ ذہن میں رکھ لیں تو بہت ایزیلی ہم تمام ممکنہ نتائج کو پتہ کر سکتے ہیں. ایچ 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 ٹی ایچ ٹی ایچ ایچ ٹی ٹی یہ 4 ہو گئے اوپر کے. نیچے آ جائیے ٹی ایچ ایچ ٹی ایچ ٹی 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 ایچ آخری ٹی ٹی ٹی. یہ تمام ممکنہ نتائج اگر ہم 3 سکے بیک وقت اچھالیں تو یہ دیکھیے ارکان کتنے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8. جس کا مطلب یہ این آف ایس جو ہے وہ 8 ہوگا. تو اس طرح نمونہ وسعت لکھنے کے لیے بھی 1 مارکس کا سوال، کبھی 2 مارکس کا سوال بھی پوچھا جاتا ہے. اور اب اس کے اوپر وقوع کس طرح لے، ہم ایک آدھی سوال اور لیتے ہیں. فی الحال سکے کا تھا، ہم اگر پانسا لے کے جائیں تو آپ دیکھو گے کہ جوڑی بنائیں تو ہم 1 1 1 2 1 3 ایسے جوڑی بناتے جائیں، کل 36 ارکان آئیں گے. آپ جانتے ہیں آپ کو اس سلیبس میں پڑھایا گیا ہے، بہت ایزی ٹاپک ہے، آپ انشاءاللہ اس کو کور کر سکتے ہیں. ایک منٹ ایک ایگزامپل میں لے لیتا ہوں احتمال کے سبق کا. میں بتایا سکے کے اوپر اور پاسے کے اوپر، لیکن ایک بورڈ کا پیپر میرے ہاتھ میں تھا مارچ 2020 کے پیپر میں ایک سوال آیا کہ 2 3 5 7 9 ان ہندسوں کا استعمال کر کے کسی بھی ہندسے کو دہرائے بغیر 2 ہندسی عدد بنایا گیا، تاک عدد حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے. ایک وقوع جس کا احتمال پوچھا ہے، وقوع آپ پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے ان اعداد کو استعمال کر کے ہم کسی بھی ہندسے کو دہرائے بغیر اعداد تیار کریں گے اور اس کو نمونہ وسعت ایس میں لکھیں گے.
नमूना वसत एस में देखिए 2 को 2 के साथ नहीं लिखना है, लेकिन 2 को 3 के साथ, 5 के साथ, 7 और 9 के साथ। इस तरह 4 आदत 2 3 2 5 2 7 2 9, फिर 3 के साथ 3 2 3 5 3 7 3 9, 5 के साथ 5 2 5 3। इस तरह हम सारे 2 हिंदसी आदात तैयार करें तो आपको कुल 20 आदात मिल जाते हैं। फिर एक शर्त ताक अदद हासिल होने का वक़ुआ, उसका एहतमाल निकालें। शर्त के साथ जो भी नमूना वसत के अरकान शराइत को पूरा करते हैं, वो जो सेट तैयार होता है उसको वक़ुआ कहते हैं। तो हम फ़र्ज कर लेंगे कि जो दी गई शर्त के मुताबिक वक़ुआ है उसको हम ए फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद जो ताक अदद होता है। तो ताक अदद हम जानते हैं ऐसे आदात जो 2 के पहाड़े में ना आए, तो वो आदात तलाश करें। तो सिर्फ 4 आदात जिसके इकाई में 2 है वही जुफ्त है, बाकी सारे आदात ताक आदात है। हम उनको ए में इकट्ठा किए तो उसके अरकान की तादाद हमको 16 मिल गई। और अब वक़ुआ ए का एहतमाल उसको पी ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं, और एहतमाल मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये ज़ाब्ता लिखने के आधे नंबर मिलते हैं। मेरे पास जगह नहीं, तरतीब से हम लिखते इसको नीचे लिखना ताकि इसको आधे नंबर मिल जाए। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ एस 16 है, एन ऑफ एस 20 है। 16/20 हम 4 के से उसको तकसीम कर लें तो 4/5 इस वक़ुए का एहतमाल है। इसको कितने तो ये 2 मार्क्स का सवाल था। तो आपको ऐसे छोटे छोटे कभी कभी बड़े सवाल में भी, खासतौर पर ताश की गड्डी के 52 पत्ते जो होते हैं उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद है बहुत कम वक्त में मैंने कोशिश की है, अदना सी कोशिश की है। आप उम्मीद है कि अच्छे ढंग से पढ़ाई करके अच्छे ढंग से पूरा पेपर लिख लें और अच्छे नंबर हासिल करके अपने वालिदैन का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। खुदा हाफिज़।